नमस्कार दोस्तों। जब से आपने तैयारी की शुरुआत की है तब से आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि एनसीईआरटी की किताबें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। और जो लोग भी ये सजेस्ट करते हैं वो गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं। कई प्रकार से, कई एंगल से ये किताबें आपको मदद पहुंचाती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़ ली हों। ये भी हो सकता है कि अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, पढ़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में हों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, कम से कम एक ही बार अगर पढ़ लें ऐसे, तो आप साफ साफ फ़र्क देखेंगे कि कैसे चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है, कैसे सारे टॉपिक्स को कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सारे टॉपिक्स को आसानी से तैयार किया जा सकता है, और कैसे एग्ज़ाम के नज़रिए से टॉपिक्स की पहचान की जा सकती है, उन्हें तैयार किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपको टीटू भाई की कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ सकें। ये सामने जो बना है इस पे बाद में बात करेंगे। इस कहानी को खूब ध्यान से समझिए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गांव में टीटू भाई रहते थे, तो उन्होंने मोबाइल में शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि तैरने के क्या क्या फ़ायदे हैं। शरीर से आप फिट रहेंगे, अगर आपका पेट उठ निकला है तो वो भी कम हो जाएगा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बहुत सारे फ़ायदे बताए गए, और उसी में से एक फ़ायदा ये था कि अगर आपके शहर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पे बाढ़ आ गई तो आप तैरना जानते हैं तो बच सकते हैं। ये चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगी। अब टीटू भाई ने क्या किया, उनके गांव में खूब बाढ़ आती थी, तो गांव के ढेर सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। गांव के बगल में एक छोटी सी नदी थी, बारिश के मौसम में उसमें पानी बढ़ जाता था, गांव में बाढ़ आ जाती थी, फसलों का नुकसान होता था, कई लोग डूब जाते थे, मर जाते थे। तो सबको लेकर गए उसी नदी के पुल पे, सबको मोटिवेट करने लगे कि हमें तैरना सीखना होगा, हमें आज से ही तैरना सीखना होगा ताकि जान माल की हानि ना हो, हमें सेफ रहना है। खूब मोटिवेट किया उन्होंने, और सारे लोग उनकी तरफ एकदम भौचक्के के देख रहे हैं, मुंह खोल के देख रहे हैं। अब चूंकि प्रवक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है, टीटू भाई, और सबके मुंह को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वाह क्या मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। अब उनको देखकर, यानी कि जो लोग उन्हें सुन रहे हैं एकदम भौचक्के होकर आंखें फाड़ के देख रहे हैं, उनको देखकर ये और मोटिवेट हो गए, और बोलते बोलते कि अभी, आज नहीं, अभी हमें तैरना सीखना होगा, पुल पर थे ही, वहाँ से नदी में कूद गए। सबको मोटिवेट करने के लिए कूद गए, बहुत अच्छी बात है। और उनको देखकर उस दिन से सारे गांव वालों ने तैरना सीख लिया। बस अंतर ये था कि उनकी मूर्ति से मोटिवेट होने लगे लोग, क्योंकि उस दिन टीटू भाई कुछ ज़्यादा ही तैर गए थे, भगवान तक पहुँच गए, डूब गए। बाकी गांव वालों ने सीख लिया कि तैरना ज़रूरी तो है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं तैरेंगे कि कुछ नहीं आता और पानी में कूद जाओ। हम में से ज़्यादातर लोगों की हालत यही है। तैयारी के नाम पर हम इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि बस कूद जाते हैं। हमें पता नहीं है कि तैरना कैसे है, हमें पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है, कूद गए और डूब जाते हैं। यहाँ डूबने से मतलब ये है कि सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, या बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे तैसे जान बची निकल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इसी पर अपनी बात केंद्रित रखेंगे। आपको टीटू भाई से सीखना चाहिए कि तैरना ज़रूरी तो है, एनसीईआरटी ज़रूरी तो है, लेकिन देखा देखी या ऐसे ही मोटिवेट होकर नहीं कूद जाना उसमें। हमें पता होना चाहिए कि कैसे तैरा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और उसी बारे में आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। अब चलिए इस पर आते हैं जो मैंने बनाया है। यह क्या है? ये तीर का निशान इस तरह से बनाया गया है, एक ऊपर की तरफ है। हम में से ज़्यादातर लोग जब एनसीईआरटी की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो हम किस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी की किताबें खरीद के लेके आ जाएंगे। हो सकता है कि आप एक एक करके लेके आएँ, कक्षा 6 की सारी किताबें, 7 की सारी किताबें, ऐसे बारी बारी से, या फिर आपने एक ही बार में सारी किताबें खरीद ली। और जितने भी लोग आपके
आगे चल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ लिया है, उनको देखकर या उन्हें नहीं भी देखा है तभी हमारे दिमाग में एक कॉमन सी चीज़ आती है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो कक्षा 6 की किताब हमने ली। कक्षा 6 की सारे जो विषय हैं उनको एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिया। हिस्ट्री पढ़ा, सामाजिक विज्ञान के बारे में जो किताब है, भूगोल की जो किताब है, इस तरीके से एक एक किताब हमने पढ़ ली। बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद से कक्षा 7 की किताब हमने ऐसे ऐसे पढ़ी, एक एक विषय पढ़ा। कक्षा 8 की किताब हमने ऐसे पढ़ी, ऐसे ही चलता आ रहा है। इसका नुकसान हो रहा है। अगर आपने ऐसे ही किताब पढ़ी है और सही में आपको लगता है कि आपने बहुत कमाल कर दिया है, बहुत बार आप मान लेते हैं आपने 5-6 बार सारी किताबें पढ़ ली हैं, एक बार नहीं 6 बार 10 बार मान लेते हैं, इस तरीके से आपने 10 बार सारी किताबें पढ़ी हैं, हमारे दिमाग में पता है क्या तर्क आता है? हमारे दिमाग में ये तर्क आता है कि यार एनसीईआरटी की किताबें अभी अभी तो लेके आए हैं, तो बेसिक लेवल से उस लेवल का सारा ज्ञान ले लेते हैं ना सारे विषयों का। और ये कहते हुए हमारे दिमाग में या हमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और हम अपने आप को ये तर्क दे रहे हैं कि पहले कक्षा 6 के लेवल का सारा ज्ञान ले लेते हैं। हमें शर्म भी नहीं आती, हमें लगता है कूल है, अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। आपने 10 बार किताबें पढ़ ली, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के भूगोल के विषय में कितने टॉपिक्स हैं? किस किस वर्ष किस टॉपिक को कवर किया गया है? सिर्फ इतना ही, उसके अंदर नहीं जाना है कि मैं कोई फैक्ट पूछ रहा हूँ, सिर्फ इतना ही। क्या कोई इंप्रेशन बन रहा है? एक कंप्लीट स्टोरी है भूगोल की? नहीं होगी। इस तरीके से पढ़ाई करने में हमारे दिमाग में जो कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ने से बेसिक क्लियर होता है, वो बेसिक क्लियर नहीं हो पाता। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपने पढ़ा, मान लेते हैं ऐसे ही बढ़िया स्टैंडर्ड किताब, एक चैप्टर आपने पढ़ा था 1857 की क्रांति, और उसके बाद अगला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसके बाद से आप पढ़ रहे हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ये तब पढ़ रहे हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, तभी आपको अपना बेसिक डेवलप करना है। दिमाग में खिचड़ी बनने लगती है। हम में से ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये तब ठीक है जब आप सही में कक्षा 6 से शुरुआत कर रहे हैं, आप उसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस क्लास के लेवल का सारा ज्ञान आपको चाहिए। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस लेवल के सारे विषयों को आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप उससे बाहर निकल चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ तैयारी में लगे हैं, तब ये तर्क देना, इस तरीके से आगे बढ़ना सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। इससे आप कभी भी एनसीईआरटी की किताबों का मैक्सिमम लाभ नहीं ले पाएंगे। या फिर मान लेते हैं आपको इस बात का भ्रम है कि आपने लाभ ले लिया है, तो इस तरह से सोचिए। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन सारे विषयों पर लागू करिए कि पॉलिटी में अभी तक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक किन चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही बिना किताब खोले आपके दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है। जैसे आपने आज से सालों पहले शोले मूवी देखी हो तो आपको कहानी पता है, थोड़ा सा कोई हिंट दे दे, गब्बर, ठाकुर, जय वीरू, बसंती, थोड़ा सा नाम ले ले, आपको सारी कहानी ध्यान में आ जाएगी। एग्जैक्टली नहीं याद आएगी लेकिन पूरा इंप्रेशन बन जाएगा कि मामला क्या था। यहाँ पे कोई आपसे कह दे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ऐसे एनसीईआरटी के संदर्भ में क्या कहानी दिमाग में आ रही है। और जब तक इस तरीके से इंप्रेशन नहीं बनता, आप अपने आप से या किसी से ये कहने के हकदार नहीं हैं कि आपने बेसिक समझ लिया है। बेसिक का सीधा सा मतलब है कि आप उस कहानी को समझ पा रहे हैं कि बेसिकली क्या चल रहा है इस विषय में। हम नहीं समझ पाएंगे। इसे में समझ भी लें, मान लेते हैं समझ भी लें, बहुत सारे लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन जितना समय देना पड़ेगा, जितना भटकना पड़ेगा, वो अभी का समय इजाज़त आपको नहीं दे रहा है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतने लोग एक से एक धुरंधर आ रहे हैं, ऊपर से समय का दबाव है, घर वालों का दबाव है, तो आपको सही तरीका तो खोजना पड़ेगा, बेस्ट तरीका तो खोजना पड़ेगा। और उसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अभी किस तरीके को अपनाएं कि एनसीईआरटी से कम समय में मैक्सिमम लाभ ले सकें। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, फिर भी आपको मेरी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे मेरी बात आपके दिमाग में और गहरे बैठ जाए। ये तीर मैंने बनाया ऐसे, ये तीर ऐसे कैसे ही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक विषय लीजिए 6 क्लास की, उसे पढ़िए, उसी विषय का
मतलब दूसरे क्लास का उसी विषय को पढ़िए, यानी कि 6 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 9, 10, 11, 12 ऐसे आप पढ़िए। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उस विषय की एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इससे कहीं दूर की है। इससे आपको ये बात पता चलेगी, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी बार बार पढ़ते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। ये बात पता चलेगी कि कुछ ही टॉपिक्स को अलग अलग क्लासेस में बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल के बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो 9th में मिलेंगे, उसी तरह के कुछ टॉपिक्स आपको 10th में मिलेंगे। और जब आप इंटर में जाएंगे, 11 और 12वीं की किताब पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि सेम इन्हीं सारे टॉपिक्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा सा विस्तार दिया गया है, सारी चीज़ें फिर से पढ़ ली। यानी कि जब एक ही विषय को आप 6 से 12 तक पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनको बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश की जा रही है, और यूपीएससी के नज़रिए से ये महत्वपूर्ण भी है। इन्हीं को लेकर क्वेश्चंस भी बनते हैं। जब हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं तो हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आते। हमें ये नहीं दिखता है कि 1857 की क्रांति कितनी बार रिपीट हुई है एनसीईआरटी में। हमें ये नहीं दिखता है कि हिमालय के बारे में भूगोल की किताबों में कितनी बार बातें की गई हैं। हमें ये नहीं दिखता है कि फसलों के बारे में कितनी बार बातें की गई हैं। हमें ये नहीं दिखता है कि लोकतंत्र के बारे में कितनी बार बातें की गई हैं। कैसे दिखेगा? जब हम ऐसे बंटे हुए रहेंगे, हमारा दिमाग बटा हुआ है अलग अलग विषयों में, हम एकदम बच्चे ही बन गए हैं, तो नहीं दिखेगा। जब आप एक विषय को लेंगे, उसे समझने की, शुरू से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे, यानी कक्षा 6 से लेकर 12 तक समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपके दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी। तब जाके आप ये देख पाएंगे कि पूरी एनसीईआरटी में ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में कक्षा 6 से 12 तक की सारी किताबों को रिवाइज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ 30 से ज़्यादा किताबें हैं, एक बार जैसे तैसे हम पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज करने की सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है इतनी सारी किताबें, बस हो गया, पढ़ लिए, बात ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं होता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम फिर पढ़ने बैठेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका समय भी कम होता है। आप देखने में सक्षम हो जाते हैं कि किन किन टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और वहीं से महत्वपूर्ण चीज़ें दिखने लग जाती हैं। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि ये रही बात, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार टॉपिक्स जहाँ से पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो दिखने लगते हैं। वो चीज़ डेवलप कैसे होगी? इस तरीके से भी डेवलप हो सकती है, नो डाउट हो रही है, लेकिन कम समय में ज़्यादा प्रभावी तरीके से उस स्तर पे अगर आपको पहुंचना है तो यह तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके बिना कोई दूसरी चीज़ काम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है कि अगर आपको एनसीईआरटी का मैक्सिमम लाभ लेना है तो इस तरीके से पढ़ के देखिए। चलिए मान लेते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप पे लागू नहीं होती, आप अलग तरह के इंसान हैं, हर इंसान अपने आप में स्पेशल है, उसका खुद का तरीका है। मान लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये फालतू की बात है, लेकिन ये फालतू है या अच्छा है, इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो टेस्ट करने के लिए आप किसी भी एक विषय को पढ़ना तो है ही, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो किसी एक विषय पर टेस्ट कर लीजिए, क्या जाता है। वैसे भी पढ़ लेंगे, थोड़ा नए तरीके से पढ़ लीजिए, एक बार चेक करके तो देखिए कि ये तरीका अपनाने पर आपके दिमाग में क्या आता है, आपकी तैयारी का लेवल कैसा होता है। अगर ये चीज़ कारगर लगती है तो इसी से कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ पुराने डरे पे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर भी चल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत ही शानदार तैयारी कर लेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।